वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर से। माइनर्स एंड कोफैक्टर से मान लीजिए हमें माइनर निकालना है A11 का। माइनर ऑफ A11 नाम देते हैं इसका M11, ठीक है। तो इसका माइनर क्या होगा, ये जिस रो और कॉलम में है उसे हम कर देंगे डिलीट। इसका रो कौन सा है ये, और कॉलम कौन सा है ये, तो ये जिस रो और कॉलम में है उसे कर देंगे डिलीट, और जो बचा वही इसका माइनर हो जाएगा। और जो बचा वही इसका माइनर हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, A22, A32, A23, A33। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लेते हैं A22 का हमें निकालना हो, ठीक है। माइनर ऑफ A22, उसका नाम देते हैं M22, ठीक है। माइनर का नाम देते हैं M22। तो ये जिस रो में है उसे कर देंगे डिलीट, और जिस कॉलम में है उसे भी कर देंगे डिलीट। बचा क्या हमारे पास, A11, A31, A13, A33। तो ये इसका माइनर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम माइनर निकाल सकते हैं। अब एक और चीज यहां पर आता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर मान लेते हैं A22 का ही हमें कोफैक्टर निकालना है, इसका नाम देते हैं C22। तो इसका कोफैक्टर होगा हमारा -1 का पावर I प्लस J टाइम्स माइनर ऑफ 22। माइनर ऑफ 22, तो यहां पर I और J क्या है हमारा, I है हमारा रो नंबर और J क्या है हमारा कॉलम नंबर। तो यहां पर हम देख सकते हैं, इसे इरेज कर लेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं A22 किस रो में है, सेकंड रो में, और कॉलम कौन सा है हमारा, सेकंड कॉलम। तो I का वैल्यू भी 2 हो जाएगा हमारा, और J का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ M22। तो -1 का पावर ये क्या हो गया, 4, -1 का पावर 4 अगेन 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M22। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। किसी और का कोफैक्टर निकालते हैं, जैसे A11 का, A12 का निकालते हैं, ठीक है। A12 का निकालते हैं, देखेंगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ, इसका नाम देते हैं 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 का पावर I प्लस J टाइम्स M12। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -1 का पावर, रो नंबर कौन सा है, कौन सा रो में, ये पहला रो, तो 1 हो जाएगा, प्लस J कॉलम नंबर इसका कितना है, 2, तो 1 + 2 टाइम्स M12। ये हो गया हमारा -1 का पावर 3 मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 2। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। और M12 तो हम निकाल ही सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा M12, ये जिस रो में है उसे कर देंगे डिलीट, जिस कॉलम में उसे भी कर देंगे डिलीट। बचा क्या है हमारे पास, A21, A31, A23, A33। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर। अच्छा ऐड है पहले से, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा कोफैक्टर का, CIJ, और IJ क्या है हमारा, रो नंबर कॉलम नंबर, J क्या है हमारा कॉलम नंबर, -1 का पावर I प्लस J टाइम्स M ऑफ IJ। तो इस फॉर्मूला से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, और कोफैक्टर हमें निकालना आता है। कोफैक्टर हमें निकालना आता है। एक बात का और ध्यान देंगे, यहाँ पर टोटल कितना एलिमेंट है हमारे पास, 3 3 3 3 6 3 9, टोटल कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो टोटल हमारा माइनर कितना होगा, 9। टोटल यहाँ पर अगर माइनर का बात करें तो कितना होगा हमारा, 9। इसी तरह अगर मान लेते हैं 4 × 4 रहता है हमारा, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। ये एलिमेंट अभी लिख नहीं रहे, बस ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर इसका माइनर का बात करें, मान लेते हैं इसका माइनर, तो ये रो कॉलम हम डिलीट करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बचता, 3 × 3, तो ये क्या बन जाता है हमारा
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या बन जाता है हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 का एलिमेंट का माइनर क्या होता है हमारा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। और 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का तो हम पहले से ही जानते हैं क्या होगा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब हम वैल्यू निकालना सीख रहे थे डिटर्मिनेंट का, तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, प्लस माइनस प्लस। मतलब कैसे वैल्यू निकालते थे इस डिटर्मिनेंट का, देखेंगे यहाँ पर, इसे डिलीट कर देंगे। A11 A11 फिर ये, और ये था क्या हमारा, माइनर ही तो था A11 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनर ऑफ 11। फिर क्या था हमारा, माइनस टाइम्स ऑफ A12। फिर क्या कर रहे थे, रो कॉलम डिलीट कर रहे थे। रो कॉलम डिलीट करने के बाद क्या हमारा बचा था, माइनर ही तो बच रहा था। फिर प्लस A13। फिर क्या कर रहे थे, रो कॉलम डिलीट कर रहे थे। रो कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचता है हमारे पास, माइनर ही तो बचता है, M ऑफ 13। M ऑफ 13। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली A21 का भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ 21 प्लस A22 माइनर ऑफ A22 माइनस A23 माइनर ऑफ 23। तो ये हमारे पास टोटल 3 रो और 3 कॉलम था। तो रो के अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते थे डिटर्मिनेंट वैल्यू, और कॉलम से भी निकाल सकते थे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो टोटल 3 3 6 तरीके से हम इस तरीके से लिख रहे थे वहाँ पर। तो माइनर से भी अगर आपको लिखने का रहा तो 6 तरीके से आप लिख सकते थे। बेसिकली वहाँ पे माइनर से ही लिख रहे थे, बस वहाँ पे उस वक्त जानते नहीं थे कि इसको माइनर बोलते हैं। यहाँ पर जान रहे हैं कि इसको माइनर बोल रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। अगर हमें माइनर को को फैक्टर से रिप्लेस करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस ये वाले को ही देखते हैं। A11 M11 की जगह नॉर्मली C11 भी लिख सकते हैं, और माइनस M12 की जगह पे को फैक्टर 12 लिख सकते हैं, और माइनर 13 की जगह पे को फैक्टर 13 लिख सकते हैं। को फैक्टर 13 लिख सकते हैं। तो रो का एलिमेंट को अगर अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई करे और फिर उसका सम करे तो वो हमें क्या देता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। वो हमें क्या देता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये हम पहले भी यही चीज़ कर रहे थे, बट उस समय हमें नहीं पता था कि ये माइनर है या को फैक्टर है। तो सिमिलरली इसके लिए भी हम कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, A21 को फैक्टर ऑफ 21 प्लस A22 को फैक्टर ऑफ 22 प्लस A23 को फैक्टर ऑफ 23 इक्वल टू D। और कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे यहाँ पर। अगर कॉलम से करें तो क्या हो जाएगा हमारा, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, D। मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट को अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से, और फिर उनका सम करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये पहला रो का ही मान लेते हैं। पहला रो का हर एलिमेंट अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, अपने रो का को फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो हमें क्या दे रहा है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। लेकिन अगर मान लेते हैं, एक और स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर, रुक जाइएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि A11 मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन को फैक्टर ऑफ A21 से, को फैक्टर ऑफ A21, को फैक्टर ऑफ 21 हम मान लेते हैं, को फैक्टर ऑफ A21 हम मान लेते हैं, को फैक्टर ऑफ A21 हम मान लेते हैं C21, और प्लस A12 ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, को फैक्टर ऑफ 22 प्लस A13 ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, को फैक्टर ऑफ 23। तो इसका वैल्यू क्या होगा, डी स्क्वायर, डी क्यूब, नहीं, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। तो ये नोट करके लिख दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट
रो का हर एलिमेंट या फिर कॉलम का हर एलिमेंट अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका फिर सम करे तो वो तो हमें डिटर्मिनेंट देता है, लेकिन कोई रो का एलिमेंट किसी दूसरे रो का एलिमेंट का को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर सम करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड माइनर्स कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 6504 ऑफ द डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पर किसका बोल रहा है, माइनर 6504। तो इसका नाम देते हैं माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ 5, इस तरीके से नाम दे, जरूरी नहीं है इस तरीके से ही लिखे, बस समझने के लिए आप इसे भी लिख सकते हैं माइनर ऑफ 6, शॉर्ट में बस लिख रहे हैं। माइनर ऑफ 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 जो रो में है और जो कॉलम में है उसे डिलीट कर देंगे, क्या बचा हमारे पास 1304। तो इस तरीके से लिख लेंगे 1304 और ये हमें निकालना आता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0 इंटू 3, 0 ही आ जाएगा, तो मतलब 4, ठीक है। और अगर यहीं पर हम को फैक्टर का ही बात कर ले, को फैक्टर ऑफ 6, तो वो क्या हो जाएगा, -1 का पावर जिस रो और कॉलम में, कौन सा रो में है, दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है, टाइम्स ऑफ m6, क्या हो जाएगा m6। तो ये -1 का पावर 3 माइनस ही हो जाएगा और m6 क्या है 4, तो को फैक्टर हमारा क्या आ गया -4। आगे देखेंगे, माइनर ऑफ 5, अच्छे से लिख लेते हैं यार, माइनर ऑफ 5। तो माइनर ऑफ 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास 2 3 3 4, 2 3 3 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, मतलब -1। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया हमारा -1। और यहीं पर इसका को फैक्टर का ही बात करें तो को फैक्टर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, -1 का पावर किस रो में है, ये सेकंड रो, कॉलम भी सेकंड है, 2 + 2 m5। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 +1 हो जाएगा और m5 खुद क्या है हमारा -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे माइनर ऑफ 0। माइनर ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट करते हैं इसे, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, क्या बचा हमारे पास 2 6 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 8 माइनस 6 इंटू 3 18। ये किसका निकाल रहे थे हम, 0 का ना, ये 7 है यहाँ पे, ये 7 था, सॉरी, कर लीजिएगा इसे करेक्ट। 2 इंटू 7 14 माइनस 6 इंटू 3 18, मतलब -4। और को फैक्टर का अगर बात करें तो को फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर, रो नंबर क्या है 3 और कॉलम नंबर क्या है हमारा 2 टाइम्स m0। तो यहाँ से आ जाएगा -1 का पावर 5, मतलब माइनस ही हो जाएगा, और m0 आ चुका है हमारा -4, तो ये हो जाएगा हमारा +4। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बचा कौन सा, माइनर ऑफ 4। आगे देखेंगे, माइनर ऑफ 4, ये रो गया, डिलीट गया, बचा क्या है हमारे पास 2 6 1 5। तो दिस वन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 10 माइनस 6 मतलब 4। और अगर यहाँ पर इसका को फैक्टर का बात कर ले, को फैक्टर ऑफ 4, तो -1 का पावर, रो और कॉलम कौन सा है, रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, टाइम्स m4। तो ये हो गया हमारा -1 का पावर 6, तो वो +1 ही बन जाएगा, और m4 हमारा आ चुका है 4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या था, m6 अगर मान लीजिए हमें निकालना है तो वो रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए, बचा क्या 1304, तो 1304 इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब m5 निकालना है तो वो रो गया कॉलम गया, बचा क्या 2334, 2334
एम जीरो निकालना है, माइनर ऑफ जीरो निकालना है, तो वो रो और कॉलम, रो और कॉलम गया, बचा क्या है 2367, तो 2367। एम फोर निकालना है मतलब माइनर ऑफ फोर, तो उसके लिए इन दोनों को डिलीट कर दिए, रो और कॉलम डिलीट कर दिए, बचा क्या है 2165, तो 2165। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे, बोल नहीं रहा है मतलब प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट का, तो हम प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर ये है, नंबर वन ये है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दे तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये रो है, A1 B1 C1 रो है, A2 B2 C2 रो है, A3 B3 C3 रो है। अगर रो को हम यहाँ पर कॉलम बना दे, मतलब A1 B1 C1 को अगर हम कॉलम बना दे, A2 B2 C2 को हम कॉलम बना ले, A3 B3 C3 को हम कॉलम बना दे, तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमारा क्या होगा डी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant be interchange, the value of the determinant is change in sign only। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ साइन से चेंज हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये पहला रो और तीसरा रो इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये इक्वल टू नहीं लिखेंगे अभी, हाँ पहला रो और तीसरा रो को हम आपस में इंटरचेंज करे थे, तो क्या बनेगा, जो तीसरा था वो पहला बन जाएगा, A3 B3 C3 हो जाएगा, और सेकंड रो को तो मैंने टच भी नहीं किया है तो वो एज इट इज ही रहेगा C2। और नीचे में क्या आ जाएगा, A3 नहीं, A1 जो पहला था वो तीसरा रो बन गया, जो तीसरा रो था वो पहला रो बन गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 B1 C1। अगर हम इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डी, माइनस टाइम्स ऑफ डी। अगर दो रो को हम इंटरचेंज कर दिए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डी। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस उस तरफ गया तो इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह इसे हटा देते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो एक माइनस साइन बाहर में लग जाएगा बस। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर दो कॉलम इंटरचेंज कर देते, हाँ इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, क्या पहला और दूसरा कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर में, एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर में। तो यहाँ पर A1 A2 A3 हमारा किस में चल जाएगा, दूसरा में, A1 A2 A3 दूसरा में चल जाएगा, और पहला में जो दूसरा था वो आ जाएगा, मतलब B1 B2 B3, और C1 C2 C3 को तो मैंने छुआ भी नहीं है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इंटरचेंज करिए, जरूरत पड़े तो दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करिए, लेकिन साथ ही साथ एक माइनस साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, प्रूव डेट ABC XYZ, मतलब दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और दोनों को इक्वल हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एलिमेंट लगभग सेम है, बस इधर उधर हो रखा है। तो अगर इसका बात करें ABC XYZ PQR का, तो यहाँ पर ABC किधर है, इधर कॉलम में चला गया है, इधर कॉलम में चला गया है। तो यहाँ पर से एक चीज़ तो समझ में आया, सबसे पहले क्या किया, सारा का सारा रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रो बन गया। तो यहाँ पर इसे हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC पहले रो था, अब इसे बना देते हैं कॉलम, XYZ पहले रो था, अब इसे बना देते हैं कॉलम, PQR पहले रो था, अब इसे बना देते हैं कॉलम। इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले ही देख चुके हैं प्रॉपर्टीज में। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A हमारा दूसरा कॉलम में है, तो अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, लेकिन अब दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस साइन बाहर में आएगा, एक माइनस साइन बाहर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा XYZ, और इधर क्या आ जाएगा ABC, और इधर PQR। ठीक है, अभी भी बराबर नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, ये इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दें। अगेन हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, पहले भी एक माइनस था
और अभी एक और माइनस साइन बाहर आएगा, दो रो को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई बी क्यू ऊपर चल जाएगा, वाई बी क्यू ऊपर चल जाएगा और एक्स ए पी नीचे आ जाएगा। और जेड सी आर को तो हमने छुआ भी नहीं था, तो उसे एज इट इज ही लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ ये वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इसके बराबर है, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव डेट। यहाँ पर एक चीज अच्छा है, एक्सपेंड करने के लिए खुद ही माना कर दिया, तो अच्छा है ना, खोलेंगे फिर दिक्कत होगा, इससे अच्छा खोलेंगे ही नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 0। इसे अगर मान लेते हैं हम डी, और इसे d1 मान लीजिए, d1, और इसे मान लेते हैं d2। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, d1 प्लस d2 इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है, मतलब d1 इक्वल टू माइनस d2 हमें प्रूफ करना है। d1 इक्वल टू माइनस d2 हमें प्रूफ करना है। और d1 क्या है, d1 क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला APL और BQ M CRN, इसे हमें माइनस d2 प्रूफ करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ABC कॉलम 1 में, यहाँ पर कहाँ है ABC लास्ट कॉलम में। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज हम कर देते हैं, कॉलम को, ठीक है। तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और कॉलम को इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया LMN, और लास्ट में चल जाएगा ABC, और बीच वाला को तो हमने छुआ भी नहीं है, तो वो एज इट इज लिख देंगे PQR। अब क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि A जो है हमारा, अच्छा हाँ PQR इसमें पहला कॉलम में है, तो अगेन इसे इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो पहले से एक माइनस साइन था, फिर से एक माइनस साइन आ जाएगा, और इंटरचेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो PQR आ जाएगा, और इधर LMN, और इधर ABC। आगे बढ़ेंगे, अभी मैच कर रहा है क्या? नहीं, ये यहाँ पर A नीचे है, तो A को हमें नीचे लाना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, और इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस साइन भी बाहर आएगा, तो अभी 2 माइनस साइन था, अब 3 माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा RNC, और नीचे में क्या चल जाएगा PLA, और बीच में QMB। मैच किया क्या? मैच कर गया, मैच कर गया, पार्टी पार्टी पार्टी। और यहाँ पे टोटल माइनस कितना बार आया, तो 2 बार माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये ओवरऑल माइनस ही रहेगा। और इधर क्या बन जाएगा RNC और QMB PLA, मैच तो कर गया। और ये क्या था हमारा D2, और हमें यही प्रूफ करना था D1 इक्वल टू माइनस D2, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। हाँ सही बात है, ये कुछ बताने वाला बात नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर रो का सारा एलिमेंट ही 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये कोई बताने वाला बात है? मान लेते हैं कि ये रो ही ये रो हमारा सारा 0 है, इस रो का सारा एलिमेंट हमारा 0, ये तीनों 0 है, तो हम डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते थे, दिस वन, फिर मल्टीप्लाई करते थे उसका कोफैक्टर से। अच्छा प्लस माइनस से ही करते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हाँ वो सही रहता है प्लस माइनस वाला। तो 0 और फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू, या फिर माइनस, जो भी बोल दिए, फिर माइनस 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू, फिर प्लस 0 फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ओवरऑल तो 0 ही आएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल हमारा 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मान लेते हैं कि ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं, पहला रो नहीं, मान लेते हैं दूसरा रो रहता है 0 0, तो हम दूसरा रो से ही ओपन करते उसे, फिर दूसरा रो से ही सॉल्व करते, तो वहाँ पर भी अगेन सेम ही चीज़ आता है, 0 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो फिर भी हमारा 0 ही आता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीसरा रो बोलता है, तीसरा रो 0 रहता है, हम तो तीसरा से खोलते हैं, क्योंकि हमारा काम जिससे आसान है उसी से हम खोलेंगे। और तीसरा से अगर हम खोल रहे हैं तो देख रहे हैं इस तरह का 0 सब में मल्टीप्लाई है, तो ओवरऑल तो हमारा 0 ही आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर
किसी एलिमेंट का सारा किसी रो का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमारा 0 आएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कोई दो रो, अच्छा बाद में ये इसका जिक्र बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, बाद में इसका जिक्र करेंगे। ऐसे अभी सुन सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई दो रो हमारा सेम हो जाता है, कोई दो रो हमारा सेम हो जाता है, मतलब A1 B1 C1, और ये भी हो जाता है A1 B1 C1। यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज होगा, इसलिए अभी नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखिएगा। बाद में इसे हम बाद में वेरीफाई कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि दो रो हमारा सेम है या फिर दो कॉलम हमारा सेम है, तो उसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा हमारा 0। याद रखिएगा, बाद में इसे वेरीफाई करेंगे, अभी रो कॉलम ऑपरेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो वो जब पढ़ेंगे तब इसे वेरीफाई कर लेंगे। फिलहाल आप इसे अभी याद रख सकते हैं कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम हमारा सेम है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमारा क्या होगा 0। याद रखिएगा इस बात को, आगे देखेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं इसका सारा रो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बना लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यहाँ पर ये बोल रहा है ये कि अगर मान लेते इसका सारा रो का सारा एलिमेंट अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट से K, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ D, K टाइम्स ऑफ D, K टाइम्स ऑफ D। और ये आया कैसे, बहुत ही आसान है। इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा K टाइम्स A1, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो K टाइम्स A1 और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू माइनस K टाइम्स ऑफ B1 और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, जो दो कॉलम डिलीट करने के बाद जो हमारा बचा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू, प्लस K C1 और फिर डिटरमिनेंट। ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, K ही तो कॉमन ले रहा है, K सब में कॉमन ले लेंगे, A1 डिटरमिनेंट वैल्यू अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे नीचे लिख लेते हैं, K सब में से हम कॉमन ले सकते हैं, फिर A1 डिटरमिनेंट वैल्यू माइनस B1 डिटरमिनेंट वैल्यू प्लस C1 डिटरमिनेंट वैल्यू, यही तो है। और ये था क्या हमारा D तो है, ये D तो है, ये क्या बन जाएगा KD। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कि रो का सारा एलिमेंट अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर K को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इसे लिख सकते हैं K टाइम्स डिटरमिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट आएगा कि ये K बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, अंदर क्यों नहीं जा सकता है? जब अंदर से हम बाहर निकाल सकते हैं तो बाहर से कभी ऐसा जरूरत पड़ा हमें अंदर भेजने का तो क्यों नहीं भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाएगा, आप कोई भी रो में भेज सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये D है और इसे 5 टाइम्स हम करना चाहते हैं तो कोई भी एक रो का हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मान लेते हैं तीनों रो को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 3 बार 5 करना पड़ेगा। मान लीजिए सिर्फ 2 ही करना है तो एक बार से इससे चला गया, एक बार से इधर चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, आप जब इसे इरेज कर लेंगे, पहले इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और जब इधर 5 से मल्टीप्लाई हो तो किसी भी एक रो में जा सकता है या फिर किसी भी एक कॉलम में जा सकता है, किसी भी एक कॉलम में, जरूरी नहीं कि रो में, कॉलम में भी जा सकता है। मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5 है, इस 5 को हमें अंदर भेजना है तो इसे हटा के इधर इधर लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ B1, 5 टाइम्स ऑफ B2, 5 टाइम्स ऑफ B3 लिख सकते हैं। मतलब अंदर है तो उसे बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर है तो उसे अंदर भी भेज सकते हैं। लेकिन बाहर है तो अंदर भेजते वक्त ध्यान रखिएगा कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि सब में भेज दिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गलती हो सकता है, कई बार होता है कि सारा दिमाग में चलते रहता है बहुत कुछ और सारा का सारा रो या फिर सारा का सारा कॉलम में भेज दिए। ऐसा नहीं करना, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में ही भेजिएगा। एक सवाल भी पूछ लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं ये इसी में पूछ लेते हैं, मान लेते हैं 5 सब एलिमेंट में लगा हुआ है, नहीं इसे सेम ही रहने दीजिए, इसे सेम ही रहने दीजिए, यहाँ पर पूछ लेते हैं, इधर ही छोटा सा इधर ही पूछ लेते हैं। मान लेते हैं A1 है, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और सब में 5 लगा हुआ है।
सारा एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब रो से एक एक निकलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा 5 × 5 × 5, सब रो से एक एक निकलेगा, टोटल कितना 5 निकलेगा इतना, टाइम्स ऑफ डी, टाइम्स ऑफ डी, तो ये कितना हो जाएगा 125 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, याद रखिएगा 3 बार निकलेगा तो 125 टाइम्स ऑफ डी। समझेंगे इसे क्वेश्चन के थ्रू, आगे देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पर, इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू इसका बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब में से एक एक कॉमन निकाल सकते हैं, पहला कॉलम में से एक एक कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरा कॉलम से बी कॉमन निकाल लिए, तीसरा से सी, तो ये बचा क्या हमारा ए बी सी, और इधर क्या बन जाएगा, दूसरा से बी कॉमन निकाले थे ना, ए बी सी, और तीसरा में क्या बन जाएगा, तीसरा ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, बताएंगे क्यों लिखने का जरूरत नहीं है। तीसरा से सी लिखे थे ना, तो ए बी सी, क्यों लिखने का जरूरत नहीं है बताते हैं। तो इधर पहले हम लोग बात कर चुके हैं क्या, अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाता है तो उसका उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 0। तो ए बी सी में कुछ ए बी सी रहे कुछ भी रहे, जब 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इज इक्वल टू को डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ ठीक नहीं लगता है, मैथ सही है यार, छोटा सा लिखना पड़ता है बस। तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहला कॉलम से 2 निकाल लेते हैं या फिर पहला रो से ही निकाल लेते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपको समझ में अच्छा से आए। अल्फा बीटा फिर 2 गामा 2 डेल्टा, एक ही साथ 2 बार निकालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इस रो से निकल गया, अब इस रो से निकालेंगे, इस रो से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, एक और 2 आ जाएगा बाहर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये क्या हो गया 2 × 2 4, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी हो, ये 8 जैसा हो गया क्या, डेल्टा जो भी हो लिखने पे नहीं जाइएगा, तो 4 और अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमें दिया हुआ है क्या डी, तो ये हो जाएगा हमारा 4D आंसर। अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है तो 4D ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डी दिया हुआ है देन के डी इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे चेक करना चाह रहा है कि आपका थियोरेटिकल पोर्शन कवर है कि नहीं, बताया था ना मैंने पहले, तो के डी पूछ रहा है तो ये किसी भी एक रो में जाएगा या फिर किसी भी एक कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा, इसमें तो अलग अलग आधा कुछ एक रो में गया, कुछ दूसरा रो में गया, कुछ तीसरा रो में गया, तो ये तो गलत है, पूरा तरह से गलत है। ये सारा का सारा में चल गया, ये भी गलत है। बी और सी में देखते हैं, बी में के एल एम, हाँ ये थर्ड रो में गया है सिर्फ, तो ये सही है, बी सही है, बी में कोई दिक्कत नहीं। सी में क्या बोल रहा है, सी में कॉलम में गया, अच्छा कुछ ये रो कॉलम इंटरचेंज किया गया। अच्छा यहाँ पर देखिएगा पी क्यू आर रो है और यहाँ पर पी क्यू आर क्या है कॉलम, एक्स वाई जेड रो एक्स वाई जेड कॉलम, एल एम एन रो एल एम एन कॉलम, मतलब यहाँ पर रो और कॉलम को पहले इंटरचेंज कर दिया है। तो हमें पता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा का सारा रो को कॉलम बना दे या फिर कॉलम है तो उसको अगर रो बना दे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये के को अंदर भेजा है, लेकिन भेजा किसमें, एक ही कॉलम में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, भेजा तो एक ही में है ना। और सबसे पहले किया क्या है यहाँ पर, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज मतलब पी क्यू आर पहले रो था अब क्या बन जाएगा कॉलम, एक्स वाई जेड रो था अब क्या बन जाएगा कॉलम, और एल एम एन पहले रो था अब क्या बन जाएगा कॉलम, और उसके बाद इसमें के भेज रहा है, उसके बाद इसमें के भेज रहा है, तो पहले कॉलम बना लिया सबको, जो रो था उसे कॉलम बनाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज करके फिर के डाल रहा है, सही है कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी सही, और ये ए डी तो नालायक है, इसे हटा दीजिए, ए और डी हटा दिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अच्छा आगे थैंक यू आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रो कॉलम ऑपरेशन को देखेंगे, और एक और प्रॉपर्टी हमारा बच गया, वो किसी खास वजह से यहाँ पर नहीं बताया, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको, प्रॉपर्टी नंबर 5, और फिर फैक्टर थ्योरम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।